Honorable participants, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum जी, आई एम श्योर कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है एंड एवरीथिंग इज क्लियर. तो विदाउट एनी डिले जो है वो फिर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कुछ डिटेल्स को. आज हमारी डिस्कशन का हिस्सा रहेगा खिलाफत मूवमेंट जो है वो. यानी जितने भी हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस खिलाफत मूवमेंट में से हमारे पेपर का हिस्सा रहे हैं, हम उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आप जानते हैं कि ये वाली मूवमेंट जो है वो बड़ी इन थे. इन मूवमेंट्स को जरा वन बाय वन देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली हमारा फोकस जो है वो उन्हीं क्वेश्चंस पे रहेगा जो कि प्रीवियस एग्जाम्स का प्रीवियस पेपर्स का हिस्सा रहे हैं. तो जी खिलाफत मूवमेंट जो है वो इससे शुरू होंगे और फिर हम चलेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे, और फिर हम जो है वो होम रूल मिनिस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन जो है खिलाफत मूवमेंट. आप जानते हैं कि टर्की के अंदर मुसलमानों की खिलाफत बचाने के लिए एक मूवमेंट थी जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी. पूछा जाता है कि कौन सा दौर था, बेसिकली कौन सा लॉर्ड था ब्रिटिश का जिसके दौर में ये सारी की सारी मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी. तो ये लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड का जो है वो जमाना था. लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड था और उस टेन्योर में जो है वो इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था. तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन जो है, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के दौर में ही एक जो है वो एक्ट पास किया जाता है जिसको रिवोल्ट एक्ट जो है वो कहा जाता है. इसका मकसद ये था कि गवर्नमेंट ने टेररिस्ट जो हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि तहरीर जो है वो कारी फैलाया करते थे, उनसे डील करने के लिए एक एक्ट बाकायदा तौर पर दे दिया था. और वो हमारे पास कहलाता था रिवोल्ट एक्ट जो है. तो पूछा जाता है कि रिवोल्ट एक्ट किसके टेन्योर में पेश किया गया था. तो वो हमारे पास जो है वो लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड का जो है वो टेन्योर था. इस टेन्योर में हमारे पास आता है. ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर कि आप इनको बड़े अच्छे से इनको देख भी रहे हैं और आपको चीजें पता भी चल रही हैं, और कोशिश करें कि साथ साथ जो है वो अभी के अभी ये चीजें याद भी हो जाए. और ये एक्ट किस साल पास किया जाता है? जो हमारे पास रिवॉल्ट एक्ट है ये 1919 में जो है वो पास किया जाता है. तो ये भी सेपरेटली इसने जो है वो पूछा है. रिवॉल्ट एक्ट के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे चीजें आ जाती हैं. ओके सर, एक सेकंड जरा. ठीक है. खिलाफत मूवमेंट जो है कब खत्म होती है? खिलाफत मूवमेंट जो है वो खत्म होती है, स्टार्ट तो आपको पता है कि हमारे पास जो है वो 1920 में होती है, लेकिन ये खत्म होती है 1924 में. 1924 में खिलाफत मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाती है. ये वो जमाना था कि जिस जमाने में एक अफगान वार भी चला करती थी. अफगान वार बेसिकली अफगानिस्तान ने मौके की मुनासिबत से साल 1919 में अटैक कर दिया था सब कॉन्टिनेंट के ऊपर. ठीक है. सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है जो अटैक था इसका अफगानिस्तान का चाहता ये था कि सब के सब इसके ऊपर कब्जा कर लें, लेकिन ये अटैक उसको कुछ ज्यादा दे नहीं सका था और अफगानिस्तान का ज्यादा नुकसान हुआ था. और ये भी लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के दौर में ही हुआ था. लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के दौर में बहुत सी चीजें हुई. तो लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड का टोटल जो हमारे पास टेन्योर था वो था कितनी देर तक का? 1916 में शुरू होता है और ये चलता है हमारे पास 1921 तक. ये टेन्योर 1916 से 1921 तक चलता है. सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट उन दिनों कौन हुआ करते थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट
फॉर इंडिया जो है वो कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया जो है वो उन दिनों मोंटेगे थे, मोंटेगे, ठीक है। और मोंटेगे जो है, आपने देखा था कि मोंटेगे ने ही बाद में जो है क्लैम्सफोर्ड के साथ मिलकर रिफॉर्म्स पेश की थी, तो वो मोंटेगे क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म के तौर पर भी जाना जाता है। बहरकैफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है उनका नाम एडविन मोंटेगे था, तो ये आपको याद होना चाहिए कि एडविन मोंटेगे साहब कौन थे। ये उस जमाने में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। और इन्होंने जो है क्या किया था कि ये वही थे जिन्होंने ब्रिटिश की पॉलिसी जो है वो अनाउंस की थी इंडिया के लिए, ठीक है। तो एक तो ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया थे, और दूसरे इन्होंने इंडिया के लिए पॉलिसी, जो ब्रिटिश की पॉलिसी है उसको का प्रेजेंट किया था। तो वो पॉलिसी हमारे पास आती है 20 अगस्त 1917 को। आगे चलते हैं। एडविन मोंटेगे जो है, इंडिया के बारे में जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आती हैं उनकी जिम्मेदारी मोंटेगे की थी। मोंटेगे क्लैम्सफोर्ड के साथ मिलता है और मुख्तलिफ किस्म के जो इस्तेलाहात हैं उन्हें लेके आने के लिए काम करता रहता है। और यही वजह है कि आपने 1919 की मोंटेगे क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म का नाम सुन रखा होगा। मोंटेगे क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो कब आती हैं? वो आती हैं 1919 में। और एग्जैक्ट अगर डेट पूछे, जो कि उसने एक दफा पूछी है, तो 23 दिसंबर 1919 जब ये मॉन्टेगे क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आती हैं। मॉन्टेगे क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बेसिकली इंडिया को अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने के लिए लाई गई तब्दीलियां थी। 1919 में ये तब्दीलियां आ जाती हैं, लेकिन इनका ऑपरेशन यानी कि ये जो काम करना शुरू करते हैं वो 1 जनवरी 1921 से ये शुरू कर देते हैं। मैं अभी इनको 20 पॉइंट्स के बाद रुकूंगा और मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि कितने जीनियस ऐसे हैं जिन्हें डिटेल्स अभी के अभी याद हो गए हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मोंटेगे क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं इनका बिल बड़ी पॉपुलैरिटी गेन करता है, और इसीलिए मोंटेगे क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बिल 1919 के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा पर्सन जिसने पहली दफा, सबसे पहली दफा NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि एक जमाने में KPK का नाम हुआ करता था, और 18th अमेंडमेंट में हमने इस नाम को जो है वो बदल दिया था 2010 के अंदर जो है। NWFP पहली दफा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात किसने की थी? तो इसको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की थी साहिबजादा अब्दुल कयूम ने, और ये ब्रिटिश राज के अंदर ही था, ठीक है। तभी जो है वो साहिबजादा अब्दुल कयूम साहब जो हैं वो उठते हैं और वो इसके बारे में राय देते हैं कि आपको इसको जो है वो क्या करना चाहिए, कि इसको एक स्टेटस दे देना चाहिए। और ये साहिबजादा अब्दुल कयूम साहब NWFP से थे, यानी KPK से थे। बड़ी तब्दीलियां लेके आते हैं, यहाँ तक कि इस्लामिया कॉलेज जो था, इस्लामिया कॉलेज पिशावर जो है, वो भी इन्हीं ने बनवाया था, और बड़ा फेमस है इस्लामिया कॉलेज इन पिशावर। आप सभी ने जो है वो उसकी पिक्चर्स भी देखी होंगी। अब्दुल कयूम साहब जो है वो इन्होंने बनवाया था। बैरिक कैफ हमारा टॉपिक तो खिलाफत मूवमेंट है। ये चीजें जो है वो इसके साथ साथ जो आई उनको भी हमने मेंशन कर दिया। अभी भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर 27 अक्टूबर को विजिट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है एक खिलाफत डे के तौर पर। खिलाफत डे जो है वो 1919 में हुआ था, ये ऑब्जर्व किया गया था 27 अक्टूबर 1919 में, लेकिन उसके बाद 27 डे जो है 27 ऑफ अक्टूबर ये खिलाफत डे के तौर पर भी जाना जाता है। तो मेक इट श्योर कि आप इसको जो है वो भूलें नहीं। तो पहला जो खिलाफत का सेशन था, खिलाफत को बचाने के लिए कि टर्की के अंदर जो खिलाफत है उसे गिरना नहीं चाहिए, वो सेशन हमारे पास होता है दिसंबर के महीने में 1919 में। और ये सेशन इंडिया के शहर अमृतसर के अंदर होता है, जो कि लाहौर के साथ है, अमृतसर जो है। पहला सेशन जो खिलाफत का है उसको जो प्रिजाइड करते हैं, जो उस सेशन को जो है वो प्रिजाइडिंग की तौर पर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर लेते हैं और डील करते हैं, वो हमारे पास शौकत अली साहब हैं। तो उन्होंने प्रिजाइड किया था, शौकत अली साहब थे।
ये बात है जनवरी 1920, यानी अगले साल की, जब वॉइस राय जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको खिलाफत जो है उससे मेम्बरान मिलता है इंग्लैंड के अंदर और फ्रांस के अंदर जो है वो। तो खिलाफत की जो कमेटी पहली दफा वॉइस राय ऑफ इंडिया से मिलती है, उसको लीड कर रहे थे मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली। ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, ये गालिबन मोहम्मद अली जौहर साहब थे। मोहम्मद अली लीड कर रहे थे, लेकिन चूंकि उसने ऑप्शंस में सिर्फ मोहम्मद अली का ऑप्शन दिया था, तो इसलिए हमने सिर्फ मोहम्मद अली को मेंशन किया। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो जब होती है, तो लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के बाद जो है इंडिया के अंदर हुकूमत तब्दील होती है। क्लेम्सफोर्ड जो है वो वापस बुला लिया जाता है, क्लेम्सफोर्ड की हुकूमत तब्दील होती है, और अब की दफा इंडिया में एक नया लॉर्ड आ जाता है, और इनका नाम है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, इनका नाम रीडिंग था, इसका ये मतलब नहीं है कि ये पढ़ने के बड़े शौकीन थे। लॉर्ड रीडिंग इंडिया में उस वक्त आते हैं जब इंडिया में एक मूवमेंट बड़ी तेजी से फैल रही थी, और वो थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसका मकसद ये था कि हमने ब्रिटिश राज के साथ किसी किस्म का कोई भी ताउन नहीं करना। और ये सारी की सारी जो है मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे मुस्लिम और हिंदू मिलकर। और ये खिलाफत मूवमेंट को दोनों सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन नॉन कॉपरेशन को सिर्फ और सिर्फ लीड कर रही थी महात्मा गांधी की पर्सनालिटी। और ये गांधी को अरेस्ट करने वाले, जिस दौर में अरेस्ट किया जाता है, लॉर्ड रीडिंग के टेन्योर में ही इसको अरेस्ट किया जाता है, और इस अरेस्ट ने बहुत से इंसिडेंट्स को स्पार्क किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी को जो है वो क्या लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड के टेन्योर में अरेस्ट किया गया था या लॉर्ड रीडिंग के दौर में? तो मिस्टर गांधी वॉज अरेस्टेड इन द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रीडिंग। इस जमाने में, इसी में 1921 के चलते ही कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का तख्ता उलट जाता है, या यूं कह लीजिए कि सारी की सारी चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। एक जगह पे एक ग्रोह रहा करता था, और उस ग्रोह को जो है वो मोपला कहा जाता है। ये मोपला बेसिकली ब्रिटिश राज के अंदर ही थे कि इन्होंने केरला स्टेट के अंदर ऐलान कर दिया बगावत। यानी कि मोपला जो है वो इन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये कहा कि हम रिवोल्ट करते हैं, और इन्होंने रिवोल्ट अपना गवर्नमेंट के खिलाफ कर दिया। ये पहली मूवमेंट थी जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक थी। तो ब्रिटिश मूव इस वक्त तीन तरह की मूवमेंट का सामना करना पड़ रहा था। पहला खिलाफत, दूसरा नॉन कॉपरेशन, और तीसरा मोपला रिबेलियन। ये इन्हीं मूवमेंट्स के नतीजे में 1921 और 1922 में तकरीबन 30,000 के करीब जो लोग हैं उनको जेलों में भेजा गया था। इतनी खतरनाक सूरत हाल चल रही थी उस दिन के, उस वक्त के इंडिया की। ये मूवमेंट जो है वो बेसिकली, इस मूवमेंट से, खिलाफत मूवमेंट ने एक और मूवमेंट को जन्म दिया, और वो मूवमेंट कहलाती है हिजरत मूवमेंट। हिजरत मूवमेंट का मकसद ये था कि बरसगीर पाको हिंद में रहने वाले कुछ मुफ्तियान ने ये फतवा दे दिया था कि भाई देखो, अब यहाँ पे तो जो है वो यहाँ पे रहना, इंडिया के अंदर रहना आपके लिए मुनासिब नहीं है, यहाँ से हिजरत कर सकते हो। तो ये जो जगह है ये मुसलमानों के लिए, यहाँ पे रहना मुनासिब नहीं। मुसलमान हिजरत करते हैं, कोई 18,000 के करीब मुसलमान जो है वो इंडिया से निकलते हैं, खसूसन जो है वो सिंध से। और सिंध से ये लोग निकलते हैं बिलखसूस, सिंध से, केपीके से और पंजाब से, और सफर करते हैं अफगानिस्तान का, कि अफगानिस्तान में जाके हम पनाह लेते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में पनाह लेने के लिए गए और इनको पनाह नहीं दी गई। बहुत से लोगों की मौत वाक़या हो जाती है, कुछ वापस आ जाते हैं, कुछ गैर कानूनी तौर पर वहां पर रुक जाते हैं। 1921 का ये इंसिडेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास जो है हिस्ट्री थोड़ी सी मजीद आगे चलती है, और टर्की जो है उसको शिकस्त हो जाती है नतीजतन। टर्की की शिकस्त से आपको पता है कि टर्की को तोड़ दिया जाता है, मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि जब टर्की की शिकस्त हो चुकी थी, तो एक मेडिकल मिशन भेजा गया था टर्की सोल्जर्स की मदद करने के लिए। उस मिशन के हेड का क्या नाम है? तो जो मिशन इंडिया से गया था और उसको जो हेड कर रहे थे वो डॉक्टर एम ए इंसारी थे।
ये बेसिकली डॉक्टर एम ए अंसारी एक वॉलंटियर थे और इन्होंने मुसलमानों की मदद करने के लिए टर्की का सफर किया, और बहुत से लोग जो हैं वो इनके साथ थे, हमरा थे, जो डॉक्टर्स इनके साथ चलते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो 22 पॉइंट्स हैं। हाउ मेनी आर देयर के जिन्होंने इन पॉइंट्स को याद कर लिया, जिनको ये मेमोराइज हो चुके हैं? हाउ मेनी आर देयर के जो फील करते हैं कि ये सारी चीजें मुझे याद हो चुकी हैं? दे आर रिक्वेस्टेड टू राइट मी इन द चैट बॉक्स, ताकि हम यहाँ से आगे चलें। बरसगीर द अलॉट मनी। एक्सीलेंट। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं बात करना चाहूंगा अंजुमन खुदा में काबा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्क्रीन आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। ये रही हमारी अगली स्क्रीन। हमारे पास अंजुमन खुदा में काबा बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जिसका मकसद ये है कि हमारे पास हमने काबा के जितने भी हिस्से हैं, चीजें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो हमारे पास एक मूवमेंट का मकसद ये था कि देखो, ये सऊदी अरेबिया के पास जो एरिया है, ये दरअसल ये भी टर्की के पास होता था। टर्की बहुत वसी था, फलस्तीन भी टर्की के पास था। ठीक है। तो टर्किश एरिया, ये तो टर्की को जब तोड़ा गया तो कई मुल्क इसमें से बना दिए गए। तो टर्किश के अंदर एक मूवमेंट जो है वो बनाती है, मूवमेंट पहुंचती है, बनती इंडिया में है। और वो मूवमेंट थी कि तहफ़्फ़ुज़ करना है हमने, खुदा में काबा है, काबा का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब इनका बेसिकली मकसद ये था कि काबा के अंदर जितनी भी होली प्लेसेस हैं, जितने भी मुकामात हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये मूवमेंट का नाम मैं बता चुका हूँ, मैं लिख भी देता हूँ। अंजुमन खुदा में काबा। शौकत अली मैंने बताया था, उस्मान भाई। अच्छा जी। ये उन्हीं जमानों की बातें हैं कि एक मस्जिद को डिमोलिश किया जाता है, और मस्जिद को जब डिमोलिश किया जाता है तो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का जो है वो रिवॉल्ट देखने में आता है। एक मस्जिद जो है वो जुलाई 1913 में डिमोलिश की जाती है। और दरअसल ये मस्जिद जो है वो जब डिमोलिश होती है, तो इसके साथ साथ ही इंडिया के अंदर मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान जो तनाज़ात हैं वो बढ़ते चला जाते हैं। और ये उन्हीं तनाज़ात की वजह थी कि मौलाना शौकत अली जो हैं वो इस चीज़ पे बिल्कुल रजामंद थे कि 1913 से मसाजिद को नुकसान पहुंचना शुरू हुआ, और बाद 1919 तक जो है वो आ चुकी थी। और इसके बाद जो है वो खिलाफत मूवमेंट ने जोर पकड़ा। 1913 यानी कि 7 पहले मसाजिद को जब पहली दफा नुकसान पहुंचाया गया, तो मुसलमानों में ये तशवीश पैदा हुई कि क्यों ना हम अपनी कोई मूवमेंट बनाएं। तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के नाम से एग्जिस्ट पहले ही करती थी, लेकिन इसको जब टर्की की खिलाफत को सेव करना था तो इसको नाम दिया गया खिलाफत कमेटी का। और इसकी फिर जो है वो पहली मीटिंग 1919 में होती है। खिलाफत कमेटी की पहली मीटिंग जो है जिस घर में होती है, वो मौलाना फजलुल हक थे, मौलाना फजलुर रहमान नहीं थे। मौलाना फजलुल हक जो है वो इनके घर में पहली मीटिंग होती है खिलाफत की। तमाम के तमाम मुसलमान जो हैं, जो करते धरते मुसलमान थे, उन्होंने तहैया कर रखा था कि देखो भाई, ब्रिटिश का यहाँ पे राज है, हम ब्रिटिश को वाज़ेह लफ्जों में ये पैगाम पहुंचाते हैं कि टर्की को कुछ ना कहा जाए, टर्की को ना तोड़ा जाए, टर्की के हिस्से हिस्से नहीं किए जाएं। मुसलमानों ने बड़ी स्ट्रिक्टली ये मैसेज पहुंचाया ब्रिटिश को, और ब्रिटिश ने ये वादा भी कर लिया कि ठीक है, हम लोग जो हैं वो टर्की को नहीं तोड़ेंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। लेकिन बाद में जो है उन्होंने फिर भी ऐसा कर दिया, उन्होंने टर्की को जो वो तोड़ा। जब खिलाफत मूवमेंट जो है वो चल रही थी, तो महात्मा गांधी साहब जो है वो इनके माइंड में एक और तरकीब आ गई। इन्होंने सोचा कि क्यों ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर दी जाए, जिसका मतलब ये था कि तमाम किस्म के जो ब्रिटिश के दिए गए टाइटल्स हैं उनको वापस कर दिया जाए, हुकूमत से जो है वो ताबन न किया जाए। और ये आइडिया इनका दिसंबर 1920 में आया।
महात्मा गांधी ने हमेशा से इनका एक ही वतीरा रहता था कि गांधी साहब जब भी कुछ भी होता था या तो नॉन कॉपरेशन कर देते थे या भूख हड़ताल करते थे। आपने देखा होगा गांधी जी की पिक्चर्स में गांधी जी भूख हड़ताल करते रहते थे। शायद इसी बहाने गांधी जी की डाइटिंग भी चलती थी और एहतजाज भी हो जाता था। बट एक ऐप जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब को ये पता चला कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, तो जिन्ना एक बड़े आला पाई के सियासतदान और मुफक्किर थे। उन्होंने इसकी मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा कि ये आप गलत कर रहे हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हम तो उनसे टर्की को बचाने की बात कर रहे हैं। एहतजाजन मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को एक मैसेज भेजा और वो मैसेज था उनका रेजिग्नेशन, कि मैं आपकी कांग्रेस से लीव कर रहा हूँ। कहानी में वापस आते हैं खिलाफत मूवमेंट में। हम 1919 की बात कर रहे थे, तो खिलाफत मूवमेंट ने मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर एक डेलीगेशन बनाया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब की ड्यूटी लगाई कि मोहम्मद अली जौहर साहब आप जो हैं वो तशरीफ लेके जाएं लंदन जो है, और वहां पे आप बताइए, वहां पे आप जो है वो गवर्नमेंट को बताइए कि हम चाहते क्या हैं, हमारी ख्वाहिशात क्या हैं। खिलाफत कमेटी जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच जाती है। प्राइम मिनिस्टर भी बड़ा हैरान होता है कि खिलाफत कमेटी के लोग मेरे पास क्यों आए हैं। उस वक्त जो है वो लॉर्ड जॉर्ज जो है वो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर था। लॉर्ड जॉर्ज जो है, इससे मुलाकात होती है खिलाफत कमेटी की मार्च के महीने में, साल 1919। खिलाफत कमेटी से बताने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो, हमारा एक तो जो एजेंडा है वो टर्की को लेके है कि हम सब किस्म की कॉपरेशन आपके साथ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप प्लीज ये जो है वो टर्की को टुकड़े टुकड़े नहीं करें। टर्की जो है वो आपके अगेंस्ट जो है वो जंग में जा रहा है, लेकिन टर्की जो है उसके अंदर मुसलमानों के दिल धड़कते हैं। मैं बता चुका हूँ कि खाना काबा और बाकी चीजें भी उस वक्त टर्की के पास थी। तो जॉर्ज ने यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मीनवाइल हमारे पास गांधी जी जो हैं, उनकी एक अपनी जो है तहरीक थी। गांधी जी जो है उन्होंने मुसलमानों को कहा था कि भाई खिलाफत मूवमेंट में घबराना नहीं है और हिंदू जो है वो तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन जब मुसलमान ने मुड़ के देखा तो हिंदू जो है वो दूर दूर तक जो है वो जा चुके थे। पूछा गया कि आपने हमें छोड़ क्यों दिया। उन्होंने बताया हमने तो पहले ही कहा था कि आप हमें भागने वालों में से पाओगे। लेकिन गांधी कहते हैं भाई ये वाली बात नहीं है कि हम भाग गए हैं, असल में वो चूड़ी चोरा का जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत गलत है। ये चोरी चोरा का क्या इंसिडेंट हुआ और ये क्यों गलत हो गया। गांधी कहता है कि आपको पता है कि चूड़ी चोरा जो है वो बेसिकली गांव का नाम है। वहां पे कुछ मुसलमानों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और 22 के करीब जो पुलिसमैन हैं वो इस आग में जल गए हैं। तो मैं बड़ा पीसफुल बंदा हूं, तो मैं लिहाजा इस मूवमेंट को खत्म कर रहा हूँ। इस तरह से गांधी साहब जो हैं वो उन्होंने इस मूवमेंट से पीछे हट के उन्होंने खत्म कर दिया। जब गांधी की सपोर्ट जो है वो पीछे हटती है तो फिर डेफिनेटली मुसलमानों की तरफ से भी इस पे जो है वो पीछे हट जाते हैं, और इस तरह से ये मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाती है। खिलाफत मूवमेंट के अंदर कुछ चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत मूवमेंट का ही जमाना था कि जब हमारे पास जो है वो मोहम्मद अली जौहर साहब जो है वो एक न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश किया करते थे जिसका नाम कॉमरेड था। तो पूछा जाता है कि कॉमरेड जो है वो इसको कौन पब्लिश किया करता था। तो कॉमरेड जो है वो इसके एडिटर थे मोहम्मद अली जौहर साहब। मोहम्मद अली जौहर साहब इसे पब्लिश करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है कॉमरेड के साथ साथ एक और न्यूज़ था जिसके ये एडिटर थे, और वो हमारे पास था हमदर्द। हमदर्द के भी एडिटर जो हैं वो मोहम्मद अली जौहर साहब थे। मुसलमानों ने ये उसी जमाने के अंदर मैक्सिमम चीजों को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। हमारे पास अगला नाम आता है मौलाना मोहम्मद अली जफर साहब का। मौलाना जफर अली खान।
जफर अली खान साहब एक न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश किया करते थे, और उसका नाम होता था जमींदार। जमींदार को जो है वो पेश किया करता था। कहानी में आगे बढ़ता है, और मैं आपको बता दूं कि ये 1920 का जमाना था, जब एक ट्रीटी जो है वो साइन की जाती है, जिसे ट्रीटी ऑफ सेवर्स के नाम से जाना जाता है। क्या ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ सेवर्स जो है ये किस लिए मशहूर है, क्यों जानी जाती है? पहले तो ये देख लीजिएगा, ट्रीटी ऑफ सेवर्स जो है काफी इम्पोर्टेंट है। 1920 में ये पब्लिश होने वाली, साइन होने वाली, मानी जाने वाली सारी की सारी जो है, ये 1920 की बातें हैं। 1920 में ये होते थे जमींदार जो है वो। ये ट्रीटी जो है बेसिकली एक ट्रीटी थी, एक मुआहिदा था वर्ल्ड वॉर वन के बाद का। यानी कि दुनिया की जो पहली जंग अजीम थी, वर्ल्ड वॉर वन, जिस ट्रीटी ने खत्म की थी वो ट्रीटी ऑफ सिल्वर से। ये बेसिकली वो ट्रीटी थी जो वर्ल्ड वॉर वन को खत्म करती है, और ये ऑटोमन एम्पायर और एलिस के दरमियान थे। ये ऑटोमन एम्पायर हमारे पास, वही खिलाफत उस्मानिया को आप जो हम कहते हैं, एलिस इत्तेहादी ममालिक के दरमियान थी। क्या थी इस जो है वो ट्रीटी के अंदर, और क्या कहा गया था इस ट्रीटी के अंदर जो है? ये ट्रीटी जो है, इस ट्रीटी ने जालिमाना तौर पर टर्की को तोड़ दिया था, मल्टीपल टुकड़ों में बांट दिया था टर्की को। और टर्की के कुछ हिस्से दे दिए जाते हैं आज के फ्रांस के पास, चले जाते हैं। टर्की के बाकी हिस्से चले जाते हैं यूनाइटेड किंगडम के पास। टर्की के कुछ हिस्से चले जाते हैं ग्रीस के पास। और टर्की के कुछ हिस्से जो है वो चले जाते हैं इटली के पास। इसके अलावा ऑटोमन एम्पायर के अंदर ही कुछ लॉर्ड ऑक्यूपेशनल जोन भी जो है वो बना दिए जाते हैं। याद रखिएगा, जब मैं एलाइड पावर्स की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कॉलेशन चला करता था, फ्रांस का, यूनाइटेड किंगडम का, रशिया का, यूनाइटेड स्टेट्स का, इटली का, जापान का। ये सारे के सारे बेसिकली इस जंग में दो तरह के ग्रुप थे वर्ल्ड वॉर वन में। पहला ग्रुप जिसे हम फर्स्ट ग्रुप के नाम से जानते हैं, इसको जरा देख लीजिएगा। इसमें हमारे पास आ जाता है फ्रांस, दूसरे नंबर पे आ जाता है यूके, तीसरे नंबर पे आ जाता है यूनाइटेड किंगडम, यूके और यूएसए, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स। चौथे नंबर पे यूएसए का तब का दोस्त यानी कि रशिया। और फिर हमारे पास आ जाता है इटली, फिर आ जाता है जापान। और इनका मुकाबला किससे था? सेकंड ग्रुप के साथ, जो एक दूसरा ग्रुप बना था। दूसरे ग्रुप में कौन कौन सा था? जर्मनी। जर्मनी के साथ जो है वो शामिल था एक और ग्रुप, एक और कंट्री, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और शामिल था ओटोमान एम्पायर। और हाँ, साथ में बुल्गारिया भी शामिल था। तो ये जनाब ग्रुप टू जो है, सेकंड ग्रुप, उसको मिलती है शिकस्त। और फिर जो है वो टूटता है टर्की। तो टर्की जो है, जब उसके ऊपर ये शिकस्त अप्लाई की जाती है, फोर्स की जाती है, तो तब ट्रीटी ऑफ सेवर्स जो है वो ये आती है, ये साइन होती है 10 अगस्त 1920 को। बेसिकली सेवर्स फ्रांस के एक सिटी का नाम है, ठीक है। ये पेरिस के सब अर्बन एरियाज में पाया जाता है। बड़ा शानदार जो है वो सिटी है, अगर कभी आपको जाने का इत्तेफाक हो तो जरूर इसमें देखिएगा। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रीटी ऑफ सेवर्स की डिटेल्स हैं। आगे चलते हैं, और मुझे बताइए कि यहाँ तक चीजें याद हो चुकी हैं? यहाँ तक डिटेल्स आपको याद हो चुकी हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मौलाना फजल हक के घर में जो है वो पहली मीटिंग हुई थी खिलाफत की, ठीक है। और खिलाफत जो है वो उससे, ये मीटिंग जो है वो ब्रिटिश से जाके मिली थी। खिलाफत कमेटी जो है वो ब्रिटिश से मिली थी। अच्छा जी, बहुत अच्छे से, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और मजीद देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है
उस जमाने में खिलाफत मूवमेंट के लिए उलमा कराम से रिक्वेस्ट की गई थी कि जनाब, मुसलमानों का ताउन चाहिए चंदे की सूरत में भी, और जो इस मूवमेंट को यकीनी बना सके। तो कुछ उलमा कराम हैं, उनसे कहा गया कि आप फतवा जारी फरमा दीजिएगा। तो दो उलमा कराम हैं, उन्होंने फतवा जारी कर दिया था। एक मौलाना आजाद थे और दूसरा मौलाना अब्दुल बारी थे। मौलाना अब्दुल बारी जो हैं वो भी शामिल थे। मौलाना अब्दुल बारी और मौलाना आजाद थे। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है ये जो इंसिडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट इंसिडेंट्स होते रहते हैं, और उनमें अब थोड़ी सी रैंडम डिटेल्स हैं, लेकिन प्लीज इनको जो है वो देख लीजिएगा। अब हमारी खिलाफत मूवमेंट के बारे में तो मैं चीजें बता चुका हूँ, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव डिटेल्स जो कि इसमें आई किसी कहानी में फिट नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके लिए याद रखना जरूरी है कि प्रिंसेस जो है वो प्रिंसेस ऑफ वेल्स, वो चक्कर लगाती है इंडिया का, और वो चक्कर लगाती है नवंबर 1921 के अंदर। जो ट्रेजेडी ऑफ चूरा चूरी जो है उसकी डेट पूछ ली जाती है कि वो कब होती है। ट्रेजेडी ऑफ चूरा चूरी जो है उसकी जो अक्रेंस डेट है वो हमारे पास है फरवरी 1922। अच्छा जी, इसमें मैं बता चुका हूँ कि कितने पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो मारे गए। 21 या 22 के करीब जो लोग हैं उनको जिंदा जला दिया गया, और गांधी साहब ने इसी को जो है वो जवाब बनाया था कि ये 21-22 लोग जो हैं वो इसमें जलाए गए। अगर 22 होगा तो आप 22 को टिक करेंगे, अगर 21 होगा तो आप 21 को टिक करेंगे, अगर दोनों होंगे तो आप 22 को टिक कर देंगे। अच्छा जी, मोन्टेगो जो है वो मोन्टेगो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया कब आया था? मोन्टेगे जो है वो इंडिया में आता है 10 नवंबर 1917 में। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी मोन्टेगी क्लैम्पस्टोन रिफॉर्म, में बता चुका हूँ 1919 में आया था। और हमारे पास जो है वो रॉलेट एक्ट जो है उसको कब इन्फोर्स किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट जो है वो इन्फोर्स किया जाता है 18 मार्च को, साल 1919 रहता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो रिजाइन कर देते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। और ये बेसिकली रॉलेट एक्ट जब आता है तो मोहम्मद अली जिन्ना बड़े काम के लीडर थे, वो कभी भी इस तरह की सियासत को सपोर्ट नहीं करते थे कि जिसमें मुकामी इंडियंस को दबाया जाए। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन करते हैं, और वो थी March 28, 1919, जब मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इसे रिजाइन करते हैं। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो उन्होंने रिजाइन किया बेसिकली, और उसकी बड़ी वजह ये थी, वो अपने लोगों की फ्रीडम चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। वो ये चाहते थे कि लोग जो हैं उनको फ्रीडम दी जाए, आज़ादी दी जाए, और वो ढंग से बात कर सकते हैं। ये रॉलेट एक्ट का मतलब ये था कि वही उस जमाने में भी वीगो जाया करती थी, उस जमाने की वीगो लोगों को उठा लिया करते थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि ये क्या बात हुई कि बगैर किसी को अदालत के पॉलिटिकल केसेस में आप इंगेज करते हो, लोगों को उठा लेते हो। तो इसी को जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर इसको अपोजिशन में चले गए थे। इसके साथ साथ हमारे पास जो है कुछ डिटेल्स आती हैं जलियांवाला बाग के बारे में। जलियांवाला बाग जो है ये ट्रेजेडी थी, और इनफैक्ट बहुत बुरी जो है वो ट्रेजेडी थी। जलियांवाला बाग ये लोकेटेड है, इसको आज भी हिस्ट्री में जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जाना जाता है, यानी लोगों को खुलेआम कत्ल किया गया था 13 अप्रैल 1919 को। बेसिकली कुछ लोग ऐसे थे जो वहां पे इकट्ठे हुए। लोग ये कहते थे कि भाई ये रॉलेट एक्ट जो है वो इसको तो खत्म करो, ये रॉलेट एक्ट जो है वो तुम लोगों ने नाफिज कर दिया। रॉलेट एक्ट का बेसिकली मतलब ये था कि भाई जो लोग भी मुल्क के अंदर दहशत गर्द हैं, यानी एनआरकी फैलाते हैं, उन लोगों को पकड़ना है और अंदर दे देना है। उसमें किसी भी किस्म की प्रोसिक्यूशन की जरूरत नहीं थी, जिसका मतलब ये था
कि किसी को उठाया, इनडेफिनेट पीरियड के लिए डिटेंशन में भेज दिया। जिसका मतलब ये था कोई भी आया उसको जो है वो अंदर डाल दिया। और ये हमारे पास जो है वो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट कुछ लोग खड़े होते हैं, वहां पे जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये तो बंद करें। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था। जलियां वाला बाग जो है ये लोकेटेड है अमृतसर, जो लाहौर से है। वाघा बॉर्डर जो हमारी साइड से वाघा है, उनका जो है वो अमृतसर है। और तब उस जमाने में ये ब्रिटिश का पंजाब हुआ करता था। इस इंसिडेंट में बेसिकली लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। सिखों की एक त्योहार है जिसे बैसाखी कहा जाता है। बैसाखी का त्योहार था। रॉलेट एक्ट के लिए लोग आते हैं और उन्हीं उसी दौरान जो है वो कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए लोग बाहर निकलते हैं कि जनरल डायर जो है वो एक ऐसा पर्सन था जो इन लोगों के ऊपर ओपनली फायर खोल देता है, यानी कि सीधी सीधी इनको गोलियां मारना शुरू कर देता है। उस बाग में इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि एक ही तरफ से निकला जा सकता था, बाकी तीनों की तीनों साइडें जो हैं वो वहां पे बिल्डिंग्स बनी हुई थी। तो उस एग्जिट को भी जो है वो बंद कर दिया जाता है सिपाहियों की वजह से। और जनरल डायर ये ऑर्डर देता है कि लोगों को शूट किया जाए, लोगों पे गोलियां चलाई जाएं, और तब तक चलाते चले जाइए जब तक आपके पास एम्यूनेशन यानी असला खत्म नहीं हो जाता। कहा जाता है कि इस सनहे में 1500 लोगों की एट द स्पॉट डेथ हो गई थी, जबकि 1200 के करीब वो थे कि जिनकी टांगों में या जिनके बाजुओं में बुरी तरह से गोलियां लगी थी। और 192 वो थे जो जिनके जो मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुके थे कि बस वो सांस ले रहे थे, बट दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो ब्रिटिश ने इसके बाद जो है उनसे बारहा कहा गया जब इंडिया आजाद भी हो गया कि कोई माफी इस पे मांगे हैं, लेकिन ब्रिटेन ने कभी भी इस इंसिडेंट के लिए माफी नहीं मांगी। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि जी हमने ये जो किया वो गलत किया। ये जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट था ये हुआ था। ये हमारे पास कुछ खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड डिटेल्स है। आई एम श्योर कि आपको ये भी याद हो गया होगा। सो हाउ मेनी आर देयर कि जिन्हें जितनी चीजें पढ़ाई हैं सब याद हो गई हैं, जिन्हें सारी की सारी चीजें याद हो चुकी हैं। इज देयर एनीवन? पॉइंट नंबर 9 हमारे पास जो है वो जलियांवाला बाग कब हुआ था इंसिडेंट? 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ था। नेक्स्ट थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और अब की दफा हम आते हैं जनाब एक ऐसे लीडर पर के जिसने दुनिया को बदल के रख दिया, जिनके बारे में जो है वो कहा जाता है कि कुछ ही लोग होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदलते हैं, नई कंट्री बनाते हैं और हिस्ट्री को बदल देते हैं, और जिन्ना ने ये सब कुछ किया था। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो, इनके बारे में जितने क्वेश्चंस हमारे पास पेपर्स में आ चुके हैं उन्हें देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट बने थे 1900 के अंदर। तो साल 1900 में मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जो है वो बने थे। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में मजीद बातें कर लें तो वैसे तो ये आपको पता है कि ये कब पैदा होते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना 1876 में पैदा होते हैं, और ये 24 दिसंबर थी, जिसे बाद में फिर हमने पाकिस्तान में 25 दिसंबर कर दिया था। तो फिर तब से क्योंकि ये 25 दिसंबर हो चुका है तो हम ये कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्रिसमस को भी तो अकोमोडेट करना था। तो हमने फिर 24 की छुट्टी जो है वो देने की बजाय 25 की ले ली। कि ये सोचा हमने डिक्टेटरशिप के ज़माने में कि भाई 25 कर लेते हैं, ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि जिन्ना जो है वो उनकी छुट्टी के सिलसिले में क्रिश्चियन जो है वो उनको भी हम कवर कर लेंगे। और बड़ा दबाव होता था इंटरनेशनल जो है वो हमारी जो ताऊनी कुव्वतें हैं कि आप क्रिसमस पे ऑफ करें तो क्रिसमस पे। वैसे तो नॉर्मली माइनॉरिटीज को तो वैसे ही ऑफ होता है कि क्रिसमस और डे आफ्टर क्रिसमस, लेकिन फिर जो है वो एक सोची समझी तरकीब से जिन्ना साहब जो है वो इन्हें भी 25 दिसंबर को पैदा कर लिएगा। मेरे क्या, कमिंग बैक टू द टॉपिक, रियलिटी है के अजीज ने बड़े अच्छे से डिटेल्स में चीजें लिखी हुई हैं मर्डर ऑफ हिस्ट्री में। अगर टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। के अजीज की किताब है मर्डर ऑफ हिस्ट्री। तो बहुत सी चीजें आपको पता चलेंगी कि जो आपने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ी हैं वो तो ऐसा है ही नहीं।
ठीक है। जिन्ना जब जो है वो पैदा होते हैं तो इनकी मदर टंग जो है वो गुजराती थी। गुजराती जो है वो बोला करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है, एक खेल इनको बहुत पसंद था और वो बिलियर्ड था। बिलियर्ड को खेला करते थे। बिलियर्ड इनका फेवरेट जो है वो खेल था। जिन्ना जो है वो इनकी क्वालिफिकेशन बैचलर इन आर्ट्स थी और इसके साथ साथ इन्होंने LLB जो है वो कर रखा था। जिन्ना ने जो एडमिशन था वो लिया था लिंकन इन के अंदर, क्योंकि वहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इन्होंने देखा था। लिंकन इन के अंदर जो है वो ये एडमिशन लेते हैं और ये एडमिशन 1893 के अंदर जो है वो इनका होता है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो अपनी प्रैक्टिस जिस शहर से शुरू करते हैं, उस शहर का नाम तब जो है वो बम्बे हुआ करता था। मोहम्मद अली जिन्ना जो है मेंबर बन जाते हैं लेजिस्लेटिव जो है वो काउंसिल बॉम्बे की 1909 में। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है। अच्छा, जिन्ना साहब जो है मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं 1913 में। मुस्लिम लीग जो है वो जिन्ना साहब ज्वाइन करते हैं 1913 में। मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं और पहली दफा इनकी मुलाकात होती है मोहनदास गांधी से 1916 में। मोहनदास गांधी से ये मुलाकात 1916 में लखनऊ के मुकाम पर होती थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो अपनी पर्सनालिटी के लिहाज से और चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिहाज से कभी किसी किस्म का भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया करते थे। आप गुफ्तगू में जब भी बात कर रहे होते थे, क्योंकि अपनी क्वालिफिकेशन इनकी ब्रिटेन से थी, तो गुफ्तगू में ज्यादातर जो है उर्दू, लेकिन अंग्रेजी का भी कसीर इस्तेमाल किया करते थे कि अगर 2-4 मिनट की गुफ्तगू होगी तो उनमें से 1 मिनट जो है वो अंग्रेजी की लाइनें जरूर होंगी। तो गांधी जो है वो, इसके पास भी लॉ की डिग्री थी, गांधी भी हाईली क्वालिफाइड पर्सन था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी की दोस्ती ज्यादा देर तक चल नहीं सकी, क्योंकि गांधी जो है वो चाहता था कि इंडिया यूनाइटेड रहे, लेकिन गांधी भी एक बासूल शख्स था। एक ऐसा शख्स था कि जिसको कत्ल ही इसलिए किया गया था कि इसने पाकिस्तान को इसके जो है वो हक दिया था। ठीक है। इसकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में ना बांटा जाए। और ये गांधी की जब इसका मर्डर हुआ था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो 3 दफा पैगाम भिजवाया था। 3 दफा जो है वो गांधी के लिए इजहार अफसोस किया था, ताज़ियत की थी कि गांधी जो है वो ही वॉज अ ग्रेट लीडर। मैंने क्या, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं मुस्लिम लीग के 1934 के अंदर। परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं मुस्लिम लीग के। आगे देखते हैं। और ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट रहते हैं 31 ईयर्स तक। इंडिया के अंदर जो उनकी तब की कांग्रेस थी वो अभी तक चलती आ रही है। और पाकिस्तान का अलमिया देखिए कि हमने मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी जो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसको भी नहीं रहने दिया और वो भी बड़ी तेजी से खत्म हो गई। इनफैक्ट जिन्ना की वफात के कुछ ही साल तक वो पार्टी चल सकी थी और फिर वो भी टुकड़ों में बढ़ चुके थे। बहरकैफ, मोहम्मद अली जिन्ना जो है, जब इनको मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, हम थोड़ा आगे पीछे ऑस्किलेट करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल की हैसियत से इन्होंने हल्फ उठाया था। और ये गवर्नर जनरल का हल्फ इनका था 15 अगस्त को 1947 में इन्होंने इसको उठाया था। मोहम्मद अली जिन्ना जो है परमानेंट जो है वो इनके पास चार्ज कितनी देर रहा था, प्रेसिडेंसी जो है वो इनको मिली थी। कितने साल बनते हैं, कम साल बनते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1934, कितने कम साल बनते हैं। फिर से हम करेक्ट कर लेंगे। चलें, इस पॉइंट को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये भी टाइपो है, 13 ईयर्स बनता है। ठीक है, 13 ईयर्स बनता है। 13 ईयर्स है। 13 है 14 नहीं, 13 कीजिए इसे। 31 नहीं, 13 है। ठीक है, इट वॉज अ टाइपो। 13 कर लीजिए। थैंक यू, आपने आइडेंटिफाई किया। 15 अगस्त 1947 को जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ये लेते हैं
गवर्नर जनरल की हैसियत से हेल्प उठाते हैं। और जस्टिस अब्दुल रशीद जो थे उन्होंने इसका ओथ लिया था गवर्नर जनरल की हैसियत से। अच्छा जी, हमारे पास आ जाते हैं जस्टिस अब्दुल रशीद जो है वो हेल्प लेते हैं मोहम्मद अली जिन्ना से कि आप जो है वो हमारे जो है वो गवर्नर जनरल की हैसियत से हैं, और इनसे पहला हेल्प वो लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल तकरीबन 13 महीने तक जो है वो रहते हैं। 13 मंथ्स तक जो है वो गवर्नर जनरल रहते हैं। ये मोहम्मद अली जिन्ना ही थे कि जिन्होंने नवाबजादा लियाकत अली खान का जो है वो हल्फ लिया था। लियाकत अली खान साहब से जो हल्फ था वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने लिया था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसके प्रेसिडेंट भी थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मतलब ये था कि जो कानून साजी करेगी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। और मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इनकी डेथ की सबसे बड़ी वजह जो है वो टीबी थी। हाँ जी, जिन्ना साहब जो है वो फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी तो होती है, और जिन्ना साहब से भी हेल्प लेना था। अगर इनसे ना लेते तो बाद में आने वालों ने कहना था हमसे भी हेल्प लेना जरूरी था। ठीक है, तो बाद में लोग कहते हैं ना हम जिन्ना से भी ज्यादा वफादार हैं, हमसे भी हेल्प लेंगे, हम क्यों लेंगे। ठीक है, तो कुरान पाक की एक आयत भी है ना कि जिसमें जो है वो ये हुक्म दिया गया है कि जब आप जो कोई काम करो तो उसे लिख लिया करो। तो मुल्क का जो है वो चार्ज किसी को देते हुए हेल्प लेना जरूरी होता है। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो लोग बड़े बड़े शहरों में भेजते हैं जब कोई बीमार हो जाता है। हमने जब वो बीमार हुए तो उनको ज़ियारत बलूचिस्तान के अंदर भेज दिया उन्हें कि चलें आप जो है वो बलूचिस्तान में जाकर स्टे करें। 1948 में उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम उन्होंने वहाँ पे गुजारे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनके बारे में अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं वो कहा करते थे कि बड़े खूबसूरत नौजवान हुआ करते थे। कहने कहते थे कि आप जो है वो शो बॉय ऑफ कांग्रेस। जिन्ना जो है वो किसी किस्म की गुफ्तगू, गलत गुफ्तगू ना तो बर्दाश्त करते थे जजेस को। इवन वॉइस राय जो है वो उसको भी एक दो दफा इन्होंने डांट पिला दी थी। तो शो बॉय ऑफ कांग्रेस से और ये कहा करते थे अब्दुल कलाम आजाद जो है वो शो बॉय ऑफ कांग्रेस कहा करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये पहले पहले जो है वो इनको कहा जाता था कि ये एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर किसके हैं? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हैं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर की हैसियत से ये जाने जाते हैं। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना मैं बता चुका हूँ कि वो पर्सन थे कि जिन्होंने रॉलेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की थी। और ये मोहम्मद अली जिन्ना ही थे कि जिन्होंने दिल्ली प्रपोजल जो है वो इनको फाइनलाइज किया था। दिल्ली प्रपोजल जो है ये कब फाइनलाइज हुई थी? दिल्ली प्रपोजल जो है वो ये फाइनलाइज होती हैं 1927 के अंदर जो है। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इन्होंने 14 नुकात जो दिए थे वो नेहरू रिपोर्ट के जवाब में दिए थे। ये मोहम्मद अली जिन्ना ही थे कि जिन्होंने जब 14 नुकात दिए थे तो उन्होंने ये कह दिया था कि मुसलमान और जो हिंदू हैं ये इकट्ठे नहीं रह सकते, और हमने जो है इनके साथ इनसे अलहदा होना है। 1929 में जिन्ना जो है वो अपनी ये सोच डेवलप कर चुके थे। यही वजह है कि उसके बाद से आप देखते हैं कि खुतबा इलाहाबाद आ जाता है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, और तब से ऑनवर्ड जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बदल जाती हैं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि हम आगे चलें। बल्कि एक तो पॉइंट डिस्कस करते हैं, बाकी हम कल डिटेल से डिस्कस करेंगे। गांधी जी ना जो टॉक्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जो गांधी साहब की और मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है वो इनकी जो गुफ्तगू होती है वो तब होती है जिसमें जो है वो CR जो है वो फॉर्मूला जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। सीआर फॉर्मूला बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला था जो कि गोपाल आचार्य ने जो है वो तैयार किया था, और ये 1944 के अंदर जो है वो डिस्कस किया गया था। प्लीज इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और मजीद डिटेल से डिस्कस करते हैं।
ओके जी। तो जिन्ना साहब के बारे में हम काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इनकी पहली तालीम जो है कराची से थी, और यंगेस्ट इंडियन बैरिस्टर थे लिंकन इन के अंदर जो है वो। लिंकन इन बाद में जब ये अपने प्रैक्टिस इंग्लैंड में कर रहे थे, तो तब इनको एक टाइटल दिया गया था, और वो था यंगेस्ट इंडियन बैरिस्टर जो है वो। कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो यंगेस्ट, सबसे छोटे इंडियन जो है वो बैरिस्टर हैं। आगे देखते हैं जी, यहाँ से आगे चलते हैं हम। मोहम्मद अली जिन्ना जो है बॉम्बे मुस्लिम जो है वो उनकी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मैं ये भी बता चुका हूँ कि ये इलेक्ट होते हैं 1909 में एक दफा होते हैं, फिर 1910 में होते हैं, जो बॉम्बे की उन दिनों में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, इन्होंने अब पंजाब को ये कहा करते थे कि पंजाब इज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। सो पंजाब के बारे में इनके ये रिमार्क्स हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के जो पर्सनल पेपर्स हैं वो आज भी इस्लामाबाद के नेशनल आर्काइव जो हैं वो वहाँ पे महफूज हैं। तो ये पूछा जाता है कि वो कहाँ पे महफूज हैं। नेशनल आर्काइव, इस्लामाबाद। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे कि जिन्होंने सारी की सारी कांग्रेस की थ्योरीज को जो है वो रिजेक्ट किया। और इवन जो हमारे पास जून 3 प्लान था, जून 3 1947 प्लान ऑफ पार्टीशन था, इसको पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेजेंट किया गया था, पाकिस्तान के प्रपोजल से, यानी कि जो मुस्लिम लीग के प्रपोजल से, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन से, वो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इन्होंने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, ही वॉज द पर्सन कि जिन्होंने ये कोशिश की थी कि मैं न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि इब्तदा में हिंदुओं को भी जो है वो इकट्ठा रखें। तो इनको जो है एक टाइटल दिया गया था, और वो ये था कि एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम से जो है वो दिया गया था। और वो टाइटल जो है वो सरजोनी नेदो ने दिया था। लेकिन लेटर ऑन मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इस टाइटल में इंटरेस्टेड नहीं रहे, ना टाइटल में इंटरेस्टेड रहे, और ना ही मोहम्मद अली जिन्ना ने कंटिन्यू किया। यहीं से जो है वो डिटेल्स पे चलेंगे, कल डिस्कस करेंगे। जिन्ना के साथ साथ जो है इकबाल को भी कंक्लूड करेंगे, और कल ये टॉपिक हमारा कंक्लूड होगा। अभी तक जो है वो यहीं तक डिटेल्स में रहेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, या कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, कोई स्क्रीन मिस हो गई है तो वो बताया जा सकता है। 3rd स्क्रीन जी, ये लें, 3rd स्क्रीन है हमारे पास। ठीक है। एनीथिंग एल्स? चलिए, थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है कल की क्लास में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज।